Good morning friends, welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, I am आशुतोष. आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर और उसमें हम लोगों ने जो लास्ट टाइम में एक्सरसाइज 2.1 कवर की थी, आज उसका सेकंड सेशन है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेंगे. राइट फ्रेंड्स, लास्ट के सेशन में हम लोगों ने रियल नंबर के बारे में जाना था. रियल नंबर को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था, ये सब कुछ हमने लास्ट सेशन के अंदर सीखा था. आज जो भी लेसन और जो भी सेशन डिपेंड होगा वो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 पर होगा. आपको पता होगा कि ये जो क्लास है, ये जो सेशंस हैं वो डेडिकेटेड है हमारे महाराष्ट्र बोर्ड को, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड 9th को कवर कर रहे हैं. राइट स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग सेशन को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये कंटेंट सबके पास तक पहुंच सके. जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ न्यू कनेक्ट हुए हैं वो सभी लोग चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको जो नए वीडियो होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आपका सिलेबस जो है वो छूटे नहीं. राइट स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. बुक में जो दिया हुआ है हम उसी की थ्योरी के साथ स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले आज हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है आपको ना इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कराना है. ये आपको बताना है कि कैसे होता है. फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने ये जो टॉपिक है इसको आपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर भी पढ़ा था. राइट, मुझे याद है क्योंकि मैंने 8th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस कवर कराया था उसमें मैंने पढ़ाया है स्टूडेंट्स को कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उनको आपको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट कराया जाता है. वो सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा, उसको हम लोग समझेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करने वाले हैं ना. रियल नंबर और प्रैक्टिस सेट 2.2. ओके फ्रेंड्स, चलो तो मैं बात कर रहा था आपको इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट कराना है उसके बारे में. ठीक, मैंने आपको बताया ये सब चीजें ना आप लास्ट सिलेबस में पढ़ के आ चुके हो. जैसे कि अगर आपसे कोई बोलता है कि आपको स्क्वायर रूट 2 को एक नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कराना है, नंबर लाइन के ऊपर कैसे इसको शो कराओगे, तो आप लोग जानते हो नंबर लाइन बेटा ये होती है. यहां पर आप 0 स्टार्ट करते हो, राइट हैंड साइड में जाओगे 1 2 3 4 इस तरह से होता है. फिर आप कहोगे सर 1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह से आप चलते रहोगे. ठीक है, ये तो हुआ नंबर्स को शो कराना. ठीक है, जो कि आपके रेशनल नंबर है, रेशनल है, इंटीजर है, ये सब कुछ है ना. तो ये सब पूरा होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब कुछ आप नंबर लाइन पर शो करा सकते हो. बट प्रॉब्लम आती है, क्या इरेशनल नंबर को आप सॉल्व करा सकते हो, इस पे शो करा सकते हो? इरेशनल जो है स्क्वायर रूट 2 कहीं पर दिखता है क्या? स्क्वायर रूट 2 कहीं दिख रहा है क्या? अगर आप इसकी वैल्यू की बात करोगे तो आता है स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है 1.414 होता है और आगे सीधा बढ़ता रहता है, ये पूरा सॉल्व नहीं होता है ना. तो आपको ना 1.414 मीन्स ये 1.5 भी नहीं है एग्जैक्ट, आप बीचों बीच में भी नहीं ले सकते, है ना, बीचों बीच में भी नहीं ले सकते. मतलब क्या हुआ, अब इसको शो कराने का कुछ अलग तरीका आपको सीखना पड़ेगा. तो वो तरीका क्या था वो मैं आपको सिखाता हूं. आपको वो तरीका सीखने के लिए ना देखो, ये बहुत अच्छे से समझना. जितनी भी चीजें मैं थ्योरी में समझाऊंगा ना बेटा, वो सबका सब समझ लो. आप प्रैक्टिस तैयार कर रहे हो, प्रैक्टिस सेट जो है ना वो तैयार कर रहे हो. ठीक है फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेट में मुश्किल से 4 क्वेश्चन मिले हुए हैं आपको और वो 4 क्वेश्चन आपको कुछ भला नहीं कर पाएंगे. जो भी कुछ मटेरियल आपको सिखाएगा वो सब थ्योरी का मटेरियल आपको सिखाएगा. तो जो भी थ्योरी में मैं सिखाने वाला हूं वो आप याद रखना. ये मत सोचो कि मैं प्रैक्टिस सेट 2.2 में जो क्वेश्चन आएंगे वो सर कराएंगे तो वो कर लूंगा, बस काम हो जाएगा. ऐसा नहीं है. आप जितना थ्योरी के अंदर कवर कर पाओगे ना, मेरा आपसे वादा है आप प्रैक्टिस सेट के अंदर उतना कवर नहीं कर पाओगे जितना मैं थ्योरी के अंदर बता के जाऊंगा. ओके फ्रेंड्स, चलो आ जाओ. देखो यहां पर हम लोगों को इन्होंने बुक में कहा है कि आप स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को शो कराओ. स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 को शो कराना है. 1.732 इसकी वैल्यू होती है, आपको याद हो अगर, है ना. तो ये बताओ कैसे शो होगा. तो मैंने कहा पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, आपको स्टार्टिंग से बताते हैं. देखो
यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करा लेनी होती है। उस लाइन को मैंने ऐसे ड्रॉ करा लिया। फिर आपको एक पॉइंट लेना होता है, ओरिजिन पॉइंट समझ लो या जीरो पॉइंट समझ लो, जो भी आप समझना चाहते हो वो समझ लो। ये मैंने ओ ले लिया जो कि जीरो पर है, ठीक है, ये पॉइंट भी मेरा ओ है और ये जीरो पर है। अब मैं ना इससे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखूंगा। जरा प्रोसेस समझना बेटा, प्रोसेस समझना, ठीक है। प्रोसेस अगर समझ में आ गया तो समझ लो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। फिर मैं कहता हूं 1 सेंटीमीटर का मैं यहां डिस्टेंस रखूंगा। अब 1 सेंटीमीटर का मतलब है ये जो नंबर होगा वो 1 होगा और इसके आगे जो 2 नंबर होगा वो कहीं यहां पर होगा। 1 सेंटीमीटर यहां, 1 सेंटीमीटर यहां, तो 2 नंबर यहां आएगा ना, तो ये हो गया 2 हमारे पास। लेकिन हमको पता है कि ये जो स्क्वायर रूट 2 होता है वो कहीं 1.5 के थोड़ा सा पीछे आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 1.5 भी नहीं है ना फ्रेंड्स। चलो, तो मैंने कहा जो आपने 1 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट लिया था ना, 1 कह लो या इसको पॉइंट ए कह लो, ठीक है। आप इससे ना एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करोगे? परपेंडिकुलर। ओके फ्रेंड्स, और परपेंडिकुलर की लेंथ को भी 1 ही रखना। ऐसा क्यों है? ऐसा कंपलसरी नहीं है, मैं पहले बता दूं, कंपलसरी नहीं है, बट प्रोसेस जो है उसको समझ लो, फिर बताते हैं कि इनकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। चलो आ जाओ। अब देखो यहां पर आप जैसे ही इसको कराओगे तो आप ना ये जो पॉइंट गया था बी वाला, इसको आप ना बी को ओ के साथ मैच कर दो। सो आप देखोगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। ट्रायंगल ओ बी और ए, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल आपका बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब उसके आगे बात करेंगे हम लोग। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो आपको पाइथा यूज करनी आती है कि नहीं? पाइथागोरस थ्योरम, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम आती है कि नहीं बताओ मुझे। जो पाइथा आप लोग लगाते हो वो क्या होती है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होती है पाइथा के अकॉर्डिंग। यही तो हम लोग पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो होती थी हमारी, राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होती थी, वो उस पे अकॉर्डिंग यही पढ़ते हैं। अच्छा, अब अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। ये आपको हाइपोटेनियस कहते हैं, ये इनको परपेंडिकुलर कहा जाता है और ये होता है बेस की वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके आगे बात करो कि हाँ हमारा बेस तो पता है, बेस पता है 1 है, परपेंडिकुलर पता है 1 है, बट हाइपोटेनियस पता है क्या? नहीं पता है। तो हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। हाइपोटेनियस कैसे फाइंड होगा? यहां हमने कहा एच स्क्वायर परपेंडिकुलर इज 1, सो वी विल पुट पी वैल्यू इज 1 एंड बी वैल्यू इज 1, सो 1 स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर 1 एंड 1 स्क्वायर 1, सो यू विल गेट 2 एच स्क्वायर एंड एच वैल्यू विल बी स्क्वायर रूट 2। ये लो, स्क्वायर रूट 2 मिल गई, जो कि आपको इसके ऊपर शो कराना था। स्क्वायर रूट 2 जब मिल गया तो बस यहीं पर हमारी कहानी हो गई खत्म। और जैसे ही आप देखोगे कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? स्क्वायर रूट 2 है ना। अब आपका जो आगे का काम है वो बहुत अच्छे से समझो। आप इस चीज को जानते हो क्या? मैं ऐसे एक फिगर बनाता हूं, ज्यादा ड्राइंग अच्छी तो नहीं है बट फिर भी मैं एक फिगर बना देता हूं। यहाँ पर एक स्क्रू लगा होता है जिसमें आप पेंसिल फिट करते हो, याद आ गया हो अगर, है ना। ये पेंसिल फिट कर दी और इसके पास एक खुद की भी यहाँ पर एक नोक होती थी, नोक मतलब एक पिन होती है, समझ रहे हो। फिर यहाँ पर एक ऊपर से भी एक डंडा निकला होता था, ऐसा कुछ याद आ रहा है? इसको क्या बोलते थे? कंपास बोलते थे, है ना, जिसको आप लोग प्रकार भी बोलते हो। तो इसका यूज करना है। इसका यूज कैसे करना है? ये जो पिन वाला साइड होता है ना बेटा, पिन वाला साइड आपको इस पॉइंट पे रख लेना है, ओरिजिन पॉइंट पर। पिन वाला साइड को यहां पे रखते ही आप पेंसिल को इतनी डिस्टेंस लेके जाओ यहां तक। जैसे ही आप यहां से यहां तक लेकर आओगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहां से पेंसिल से आपको एक कर्व लगाना है। क्या लगाओगे? यहां पर पिन रखना और ऐसे आपको एक कर्व लगा देना है। तो कर्व जब आप लगाओगे तो बस आपका काम खत्म हो गया। इस कर्व ने ना इस लाइन को जिस जगह पे कट किया है वही आपका है स्क्वायर रूट 2 वाला पॉइंट। यही डिस्टेंस है आपकी स्क्वायर रूट 2। मैंने कहा था ना 1.5 के अप्रोक्सीमेट आएगा। देखो ये बीचों बीच में थोड़ा सा पहले आना चाहिए था थोड़ा सा, बट वो हाथ से बनाया गया ना तो इसीलिए थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है। समझ रहे हो बेटा? तो ये पूरा प्रोसेस हमारा हुआ स्क्वायर रूट 2 को फाइंड करने का, है ना। अच्छा, अब आगे बात करेंगे आगे कैसे कर सकते हैं इस प्रोसेस को। स्क्वायर रूट 3 बनाना हो तो क्या करोगे, है ना। तो उसके लिए आपको यहां पर स्क्वायर रूट 3 बनना चाहिए।
जब आप सॉल्व कराओ तो आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए स्क्वायर रूट 3। और स्क्वायर रूट 3 कब आएगा? स्क्वायर रूट 3 तब आएगा जब आपके परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू ऐसी फिट की जाए। फिट करने की बात कर रहा हूं, आप खुद फिट करोगे उसको, ठीक है। आपको खुद अजम्पशन करना है कि मैं कौन सी वैल्यू फिट कर दूं कि यहां 3 आ जाए, जो ऐड होने के बाद क्या हो 3 आ जाए, है ना। तो ये वैल्यू आपको ऐसी फिट करनी है परपेंडिकुलर और बेस। ये परपेंडिकुलर और बेस ही तो था। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू ऐसी फिट कर दो कि ऐड करने के बाद में 3 आ जाए। जैसे ही यहां स्क्वायर रूट 3 बन जाएगा ये वाली वैल्यू, फिर आपको इसको फिल करा लेना होगा प्रकार में और फिर आपको कर्व लगा देना होगा, बस फिर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूं। जैसे कि मैंने कहा आप यहां पे स्क्वायर रूट 2 बनाना, जैसे कि आपको 3 बनाना है ना, तो मैं यहां पे ना बच्चों को एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक सी बताता हूं। आपको ना ये समझ लो कि ये जो परपेंडिकुलर है इसको फिक्स कर लो बेटा, इसको जिंदगी में कभी बदलना ही नहीं, जिंदगी में कभी इसको बदलना ही नहीं। मतलब परपेंडिकुलर को मैंने 1 ही फिक्स कर दिया। आप चाहे स्क्वायर रूट 3 निकालो, चाहे स्क्वायर रूट 4 निकालो, चाहे स्क्वायर रूट 5 निकालो, आपको ये चीज वैल्यू परपेंडिकुलर जो होती है वो बदलनी ही नहीं है, वो 1 की 1 ही लेनी है आपको। ये मैं कंफर्म करा देता हूं बच्चों को, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 का 1, हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। अब जब ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा तो यहां ऐसी कौन सी वैल्यू लो, कौन सी वैल्यू लोगे ये बेस में कि आपका यहां 2 आ जाए, स्क्वायर करने से 2 आ जाए बेटा। सोचो जरा, सोच के बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू ली जाए यहां पर बेस में कि स्क्वायर करने से 2 आ जाए। और भैया आपको पता है ना कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। मतलब 2 नहीं ले सकते हैं, 1 तो 1 ही देगा, 1 ले लोगे तो 2 आएगा, बट हम लोग 1 नहीं ले सकते, ये तो खत्म हो गया। 2 फिल करें क्या? 2 फिल करें तो 2 फिल करोगे तो आ जाएगा 4 और तब आ जाएगा यहां 5 भी नहीं ले सकते, हमें बनाना 3 है। सोच के देखो 3 कैसे बनेगा। तो बेटा आप जरा दिमाग लगाओ, क्या स्क्वायर रूट 2 का अगर स्क्वायर किया जाता है तो क्या आपको 2 नहीं मिलता है? अगर जिनको नहीं पता है तो याद रखो, किसी भी स्क्वायर रूट वैल्यू का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो वही चीज आती है जिसका स्क्वायर रूट है। अगर x का स्क्वायर रूट है तो उसका स्क्वायर करने से x ही आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर रूट है तो 2 का स्क्वायर करने से 2 ही आएगा। तो आपको यहां पर क्या ले लेना चाहिए था? स्क्वायर रूट 2 ले लेना चाहिए था, है ना। स्क्वायर रूट 2 ले लेना चाहिए था, तब आपका यहाँ पे 2 आ जाता और फिर 2 और 1 हो जाता 3 और फिर आप कहते कि सर यहाँ पर आ गया स्क्वायर रूट 3। जैसे ही यहाँ स्क्वायर रूट 3 बनता आप क्या करते? तुरंत ये वाला प्रोसेस फॉलो कर लेते, है ना। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ, जरा एक बार सोचो, है ना। सोचना क्या है आपको कि मैंने आपसे कहा कि आपको स्क्वायर रूट 2 लेना है बेस में, परपेंडिकुलर आपको लेना है 1। ये आपको ना ड्रॉ करने से पहले ही सोच लेना है कि हम पाइथागोरस में ऐसा कौन सा नंबर पुट करें कि हमारा 3 बन जाए, 5 बन जाए, ये आपको सोच के रखना है, ठीक है। चलो आ जाओ, फिर आप क्या करोगे, यहां पर आप लोगे एक 0 ले लेना। 0 से आपको 1 लेना था क्या? 1 की जरूरत थी क्या बेस में? नहीं, इस बार बेस जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट 2 तो आप ऐसे बता नहीं पाओगे, ये भी तो प्रॉब्लम है। क्या स्केल से मेजर करके बता सकते हो सर ये 1 सेंटीमीटर है? तो अब यहां पर एक थ्योरी और आती है, जब भी आपको कोई चीज बोली जाए कि जैसे स्क्वायर रूट 3 निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट 2 कहां पर है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट 2 चाहिए ना बेस में। तो आपको यह पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट 2 कहां है। तो स्क्वायर रूट 2 कहां पर है ये आपको निकाल कर बताना पड़ेगा, है ना। तो अभी हमने निकालने वाला प्रोसेस आपको बता दिया। अगर वो प्रोसेस याद हो तो मैंने कहीं यहां पर आपको बताया था, ठीक है। तो अब हम 1 नहीं, अब हम बेस लेंगे यहां स्क्वायर रूट 2 तक। तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट 2 की पूरी। बताओ बेटा, ठीक है। तो ये हमने कहा था इस पॉइंट को आप कह दो a है। फिर मैंने कहा था परपेंडिकुलर आप ले लो, कितना? 1 ले लेते हैं। परपेंडिकुलर फिक्स रखना हमेशा, परपेंडिकुलर 1 हो गया, ये हमारा बेस हो गया। फिर यहाँ पर हमने b ले लिया और फिर मैंने कहा था इसको मैच कर देना, ठीक है। जैसे ही मैच करोगे अब आपका हाइपोटेनियस निकल आएगा। हाइपोटेनियस के लिए पाइथा लगाना है, पाइथा आप जैसे ही लगाओगे आप देखोगे स्क्वायर रूट 3 बन गया। तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट 3 बना लेंगे, और स्क्वायर रूट 3 बनते ही आपको क्या करना था? कंपास की पिन को यहाँ पे रखना था, पेंसिल को यहाँ रखना था। पेंसिल रखते ही आपका जो भी आगे वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट 3 वाली हो जाएगी। तो स्क्वायर रूट 2 के आगे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, फिर इसके आगे 3 आ जाएगा। बताओ बेटा,
क्लियर हुई कहानी यहाँ तक? तो मैंने क्या सिखाया, जो भी नंबर आपको निकालना है, जैसे स्क्वायर रूट 7 निकालना है, तो स्क्वायर रूट 7 निकालने से पहले आपको स्क्वायर रूट 6 निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट 6 का जब 6 स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, फिर उसमें 1 ऐड करोगे तो 7 आएगा, तभी तो आप 6 निकालोगे। 6 अभी हमें नहीं पता तो पहले 5 निकालना पड़ेगा, फिर उससे पहले 4 निकालना पड़ेगा। तो कुल मिला के कहानी इतनी है कि जब भी आपको कोई आगे का नंबर बोला जाएगा तो आपको स्टार्टिंग 2 से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो बच्चे स्मार्ट हैं वो लोग सीधा 4 से स्टार्टिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर रूट 4 होता है वो 2 होता है, तो आप सीधा 2 से स्टार्टिंग कर दो, समझे? तो आप 4 तक ऐसे ही पहुंच गए। अगर मैं बात करूं 3 का निकाल देना, 3 जैसे आपको 10 निकालना हो तो आप सीधा 3 के आगे लिख देना। क्यों? क्योंकि आपके 3 जो होता है वो स्क्वायर रूट 9 होता है, आपको निकालना स्क्वायर रूट 10 है। ऐसे कुछ बातें समझ में आई होंगी और कुछ नहीं आई होंगी तो कोई बात नहीं, अब जितनी भी कहानी बची है वो हम लोग प्रैक्टिस सेट के अंदर हमें क्वेश्चन मिलेगा वहां हम लोग समझ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सॉरी, ये जो कहानी हुई हमारी यहां तक की कंप्लीट हो गई। तो इरेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन के ऊपर शो कराना आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा चलेंगे इरेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में कि ये नंबर होते क्या हैं और इरेशनल नंबर को इरेशनल क्यों बोला गया है, कैसे प्रूव हुआ कि ये इरेशनल नंबर है। ये भी ना एक बहुत ही बड़ा, मतलब ये समझ लो कि थ्योरी अजम्पशन है। आप इसको भी बहुत ही कायदे से तैयार करना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है और अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते हैं कि इसमें हमने समझा क्या है। तो मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझाऊंगा, आपको ये पूरी चीज समझ के चलनी है कि कैसे मैंने समझाया और क्या क्या समझाया है मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है बेटा, आप इसको ना एक थ्योरी की तरह याद करने की कोशिश करना कि इसमें मैंने क्या क्या बताई हैं चीजें और क्या क्या आपको सीखनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग इस इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 2 को आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रूफ के लिए ना आपको एक इनडायरेक्ट या इलीगल तरीका आपको अपनाना पड़ेगा। ऐसा समझ लो ये इलीगल तरीका है जो कि आपको क्या सीखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये दिखाना है कि ये जो स्क्वायर रूट है वो इरेशनल है। हम लोग जानते हैं इरेशनल है, बट क्यों है ये आपको बताना है कि कैसे ये इरेशनल है। ओके फ्रेंड्स, चलो आ जाओ देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले ना आपको यहाँ पर एक जो चीजें मैं बताऊंगा वो चीजें आपको याद रखनी है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये ना एक स्टेप है जो कि आपको याद रखना है, एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है फ्रेंड्स, देखो अगर ये इरेशनल है, ठीक है, तो हमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बट हमको कैसे प्रूफ करना है जरा उसको समझो। इसको ना आप रेशनल बोलो थोड़ी देर के लिए। जब आप अपने आप से कहना कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है ऐसा हम लोग मान के चलते हैं और आगे जाकर अगर गलत हो जाते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये बंदा जो है बहुत लंबा है, लेकिन अब बाद में पता चलता है कि ये जो है, मैंने इसको माना था कि ये बंदा जो है बहुत लंबा है, ठीक है, मेरे साथ में कोई आदमी खड़ा और वो क्या है बहुत लंबा है, तो ये मैंने माना था। अब पता चलता है थोड़ी देर बाद मैं गलत हो गया। ठीक है, मेरा जम्पशन जो था वो क्या था, ये जो लॉन्ग का मैंने माना था कि ये लंबा है वो हो गया गलत। तो अब इसका मतलब मैं गलत हो चुका हूं, तो इसका मतलब क्या है, ये बंदा जो है वो बहुत ही छोटा है ना फ्रेंड्स। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ये बंदा छोटा है तो कितना छोटा है उसके बारे में, कि ये बंदा छोटा है और प्रूफ हो चुका है कि हाँ ये छोटा हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, वही चीज हम लोग यहाँ पे थ्योरी लगाएंगे। कि यहाँ पे कौन सी थ्योरी लगाओगे, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये इरेशनल नंबर है, बट हम क्या कहेंगे, लेट assume square root 2 is a rational number। ओके, हम कहेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है और थोड़ी देर में अभी हम अपने ही आप को गलत प्रूफ कर देंगे कि ये इरेशनल नंबर नहीं है। अगर रेशनल नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा अजम्पशन गलत था, इसलिए ये इरेशनल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, लेट अस्यूम स्क्वायर रूट 2 इज रेशनल नंबर। ठीक, अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, इफ ये रेशनल नंबर है तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, P अपॉन Q के फॉर्म में कर सकते हैं। P अपॉन Q फॉर्म में तो आप लिख सकते हो P अपॉन Q इज अ रेशनल नंबर वेयर, आप लिख सकते हो वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ये इंटीजर्स हो सकते हैं, है ना,
और यहां पर आप ये भी लिख दो क्यू आर नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू को हम जीरो भी नहीं ले सकते क्योंकि एक रेशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर से मिलकर बनता है। जहां पर आप कहोगे p इज न्यूमरेटर, q इज डिनोमिनेटर, दैट्स व्हाई p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर। तो देखो ये भी रेशनल नंबर था, ये भी रेशनल नंबर था। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करा सकते हैं किसके फॉर्म में, p अपॉन q के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप जरा इसको ऐसे भी समझो, अगर कोई रेशनल नंबर है आपके पास, जैसे मैं आपको एक थ्योरी बताता हूं कि अगर आपके पास 5/3 है ना, तो आप मुझे ये बताओ क्या हम लोगों के पास ऐसा कोई नंबर है जो इनका कॉमन फैक्टर बनता हो? क्या किसी रेशनल नंबर के पास में कोई कॉमन फैक्टर होता है? आप कहोगे यस सर, इसको अगर हम लोग 1 ले लें, यहां पर भी 1 ले लें, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, एक ऐसा टेबल है जो कि 1 एक ऐसा टेबल है जो कि सबको डिवाइड कर सकता है, वो कॉमन है सबके लिए। तो आप कहोगे कि एक रेशनल नंबर के पास में एक नंबर ऐसा होता है जो कि कॉमन होता है, तो इसका जो कॉमन फैक्टर बनता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आई। बहुत ही अच्छे से समझना कि एक कोई भी रेशनल नंबर हो उसका एक कॉमन फैक्टर होता है क्या, 1 होता है। तो अब आप यहां पे लिख सकते हो p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड p अपॉन q हैव अ कॉमन फैक्टर 1। ठीक है, अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो सिर्फ और सिर्फ उसका कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये चीज जरूर याद रखना, इसी से पूरी कहानी आएगी। अगर रेशनल नंबर है तो कॉमन फैक्टर ओनली 1 होता है और कुछ नहीं आप बना सकते हो। ठीक है, कभी कभी मिलेगा लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा, बट कॉमन फैक्टर 1 एक ऐसा है जो कि ऑलवेज काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, चलो, तो मैंने कहा था अगर स्क्वायर रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो p अपॉन q के फॉर्म में। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बताओ मुझे। कर सकते हैं ना p अपॉन q के फॉर्म में। अब मुझे यह भी बताओ कि क्या मैं इसको उठा के इधर ले आऊं, स्क्वायर रूट 2q इज इक्वल टू p हो जाएगा, है ना। हमें यह दिखाना है कि p और q जो है वो इंटीजर्स हैं और इनका कॉमन फैक्टर 1 है, हमें ऐसा शो कराना है। तो ये आपका काम रहेगा। जरा देखो, तो अब जरा इसका स्क्वायर रूट हटा लो। स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, स्क्वायर इन बोथ साइड। तो जैसे स्क्वायर इन बोथ साइड करोगे आप देखोगे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर हो गया। ठीक है बेटा, तो आप जरा यहां पे ये भी समझो, अगर किसी इंटीजर में, जैसे कोई भी इंटीजर हो 5 3 4 2, अगर इनमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ओके फ्रेंड्स, अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी नंबर आएगा वो इवन आएगा। क्या आपको दिख रहा है, जो भी नंबर बनेगा, चाहे आप ऑड में 2 का मल्टीप्लाई करो चाहे इवन में और 2 का मल्टीप्लाई करो, आपको मिलना हमेशा इवन ही है ना। तो इवन ही मिलना है। अब जरा यहां पे समझो कि आपने 2 से जब q को मल्टीप्लाई कर दिया तो p स्क्वायर के सामने कुछ ऐसा रिजल्ट है जो कि 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है, तो आप कहोगे कि p स्क्वायर इज अ इवन नंबर, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या है, इवन के इक्वल है ना। तो p जो है वो क्या है, इवन के इक्वल आ जाएगा क्योंकि यहां 2 से मल्टीप्लाई है। तो आप यहां पर अगला स्टेप ऐसे डिनोट करोगे कि p स्क्वायर इज एन इवन, दैट इज वाई p इज आल्सो एन इवन नंबर। ओके फ्रेंड्स, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं, मुझे ये बताओ। ठीक है, अगर यहां तक कहानी समझ में आ गई है तो अब हम लोग चलेंगे इसके आगे। p अगर एक इवन नंबर है आपका, तो p जो है अगर इवन नंबर, देखो यहां पर जो p इवन नंबर आपको यहां पर शो करा दिया गया है ना,
p जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है। तो आप जरा ये बताओ, कोई भी इवन नंबर हो, अगर कोई भी इवन नंबर हो, जैसे 8 हो गया, 6 हो गया, यहाँ तक कि 2 भी ले लो, मिनिमम से मिनिमम, तो इसका जो एक डिवाइड वाला रूल होता है वो किससे किससे डिवाइड हो सकता है? तो ये 8 जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। साथ ही साथ में ये भी समझो कि ये जो 2 से डिवाइड हो सकता है 8, तो 8 जो है 1 से भी डिवाइड हो सकता है। मैंने क्या बताया गया, ये 8 1 से भी डिवाइड हो सकता है। फिर यहाँ पे 2 जो है 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 6 भी 1 से डिवाइड हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये समझ लो कि जो आपका इवन नंबर प्रूफ होकर आया है p जो है वो इवन नंबर प्रूफ होकर आया है, उसके पास अब कोई 1 डिवाइड नहीं है, मतलब 1 फैक्टर नहीं है, अब इसके पास 2 फैक्टर हो गए। तो जो चीज हमने यहां ली थी कि इसके पास में हैव अ कॉमन फैक्टर ओनली 1, ठीक है, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि जो p है, p के पास में तो कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया। क्यों? क्योंकि वो एक इवन नंबर प्रूफ हो गया। अब जरा इसके, अगर ये एक इवन नंबर है तो इसी के आगे जरा सोच के देखो, क्या q भी इवन नंबर है? हाँ, q भी इवन नंबर है क्या? वो कैसे प्रूफ होगा? जरा इसको देखो, इसको प्रूफ करने के लिए ऐसे कहेंगे, p अगर एक इवन नंबर है, इसके आगे बेटा यहां से लिखना, ठीक है, मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, आपको इसके आगे यहां से कहानी करनी है, ठीक। Since p is equal to 2t, बुक में दिया गया है। अब ये t कहां से आया, कैसे आया, मैं बताता हूं। अगर कोई भी इवन नंबर है आपका ना, तो वो 2 का मल्टीपल होगा। तो हमने कहा p जो है वो e का एक इवन नंबर था, और p जो है वो 2t इसलिए लिखा, t इसलिए आया क्योंकि हमने कोई एक नंबर अज्यूम किया है अपने माइंड के अंदर। कोई भी नंबर हो, अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तभी तो वो इवन बनेगा, इसीलिए p जो है वो इवन नंबर हो गया। जहां पे t जो होगा वो i को बिलोंग करेगा। i मतलब कोई भी इंटीजर ले लो आप, वहां पर क्या होगा कि ये इवन ही बनने वाला है। अब ये भी समझो कि p स्क्वायर अगर किया जाए तो ये आएगा 4t स्क्वायर। p स्क्वायर करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि आपकी जो q की वैल्यू आएगी वो यहीं से आएगी, p स्क्वायर से आएगी, ठीक है। तो आप इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 2। तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 से देखोगे p स्क्वायर की वैल्यू यहां पर है 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, तो आपका आएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। फिर से वही कहानी आ गई, क्या कि जैसे p स्क्वायर के इक्वल में कोई एक ऐसी वैल्यू थी जिसमें 2 से मल्टीप्लाई था ना बेटा। फिर यहां पे देखो q स्क्वायर के इक्वल में कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसमें 2 से मल्टीप्लाई है। तो मैंने कहा था जब 2 से मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन हो जाता है। तो उसी तरह से आप यहां लिख सकते हो, हैंस q स्क्वायर इज एन इवन नंबर, ठीक है। अगर q स्क्वायर इवन नंबर है, दैट इज वाई, इसीलिए दैट इज वाई q इज आल्सो अ इवन नंबर। ओके फ्रेंड्स, q भी क्या है, एक इवन नंबर बन गया। तो q भी इवन नंबर हो गया, p भी इवन नंबर हो गया। और आप मुझे बताओ, अगर q एक इवन नंबर है तो q हैव एन फैक्टर 2। q के पास में क्या एक फैक्टर निकल कर आएगा, q हैव अ फैक्टर 2। बट हमने तो लेट किया था कि जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है। हमेशा जो रेशनल नंबर का कॉमन फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग कुछ गलत, यहाँ पर क्या कुछ गलत साबित हो रहे हैं। जैसे हमने यहाँ अज्यूम करके चले थे कि रेशनल नंबर हमारा 2√2 है ना, बट हमारा जो कॉमन फैक्टर हमने देखा था 1 होता है, वो हम लोग मानकर चले थे वहां पर। बट क्या हो रहा है कि ये अब हम लोग गलत प्रूफ हो गए, ठीक है। तो रेशनल नंबर तो हम लोग प्रूफ नहीं कर पाए। रेशनल नंबर तब प्रूफ होता जब कॉमन फैक्टर 1 आता, बट कॉमन फैक्टर तो 1 आया ही नहीं। कॉमन फैक्टर तो यहाँ 2 भी निकल आया, है ना फ्रेंड्स। p के पास भी कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा, q के पास भी कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा, तो कॉमन फैक्टर 1 तो रहा नहीं। इसका मतलब हम क्या हो गए, गलत हो गए। हम गलत क्यों हो गए, बिकॉज, ओके फ्रेंड्स, तो कुछ हुआ नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब एक लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया,
ठीक है, तो हम यहाँ पे ये समझा रहे थे आपको कि हमारे गलत अजम्पशन की वजह से हमने जो अजम्पशन किया था कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा और यहाँ पे कॉमन फैक्टर 2 निकल आया, इसका मतलब हम लोग गलत प्रूफ हो गए। तो जो हमने गलत माना था कि ये रेशनल नंबर है, हमने ना पहले ही कहा था कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, लेकिन हम तो गलत हो गए, तो ये रेशनल नंबर नहीं हुआ। इसका मतलब जब रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल है। बस यही आपको यहाँ प्रूफ करना था कि जब ये रेशनल नंबर नहीं प्रूफ हो पाएगा, रेशनल नंबर तब प्रूफ होता जब कॉमन फैक्टर 1 आता। रेशनल नंबर प्रूफ नहीं हो पाया क्योंकि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नहीं निकला, कॉमन फैक्टर 2 भी निकला। क्यों? क्योंकि ये P और Q हमेशा हमारे क्या दिख रहे हैं, हमारे पास ये दोनों के दोनों ही इवन दिख रहे हैं और इवन के पास कॉमन फैक्टर 2 होता है, इसलिए हम लोग गलत हो गए। तो ये क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, अब आप लोग यहाँ पर एक लाइन आगे लिख सकते हो जो कि बुक में भी दी गई है। हमारी जो कॉन्ट्राडिक्शनरी रही वो क्या रही, बहुत ही गलत रही। बहुत गलत होने का मतलब ये रहा कि हमने जो मैच किया था, क्या मैच किया था, मतलब कि हमने जो लेट किया था वो चीज़ हमारी गलत हो गई। ठीक है, जरा देखो इन्होंने क्या बताया है, मैं वो आपको समझा देता हूँ। इन्होंने बुक में जो लिख के दिया है ना, मैं उस चीज़ को आपके ऊपर क्लियर कर देता हूँ कि आप इसको कैसे समझो। ठीक है, देखो इन्होंने ये कह दिया कि अवर अजम्पशन दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शनरी। कौन सी कॉन्ट्राडिक्शनरी? क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो आप क्या कह सकते हो, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शनरी। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या है, एक गलत अजम्पशन की वजह से हमारा क्या वो समझ लो भ्रम हो गया। कॉन्ट्राडिक्शनरी मतलब ये समझ लो कि हमारा एक असमंजस सी पैदा हो गई कि हाँ यहाँ पर हमने जो माना था वो हमारा प्रूफ नहीं हुआ है ना। बिकॉज कॉन्ट्राडिक्शनरी बिकॉज इन P अपॉन Q, ओके फ्रेंड्स, P अपॉन Q वी हैव अज्यूम्ड, मैं आगे खुद ही लिख देता हूँ, ठीक है, वी हैव अज्यूम्ड कॉमन फैक्टर 1, बट इन सॉल्यूशन we find other common factor 2। ठीक है, हमने अज्यूम किया था कॉमन फैक्टर 1 है, लेकिन हमें सॉल्यूशन में क्या मिला कि कॉमन फैक्टर क्या है, 2 भी है। दैट इज वाई आवर assumption square root 2 is rational number। हमने यही तो assumption किया था, our assumption square root 2 is a rational number was wrong, hence square root 2 is a irrational number। ओके फ्रेंड्स, पूरी कहानी समझ में आ गई होगी आई होप आपको। तो मैंने जहाँ पे जो भी चीज़ें समझाई हैं उनको आपको याद रखना। बहुत ही छोटी चीज़ है ये, ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा हमें एडिशनल माइंड चाहिए होता है, बट ये है बहुत छोटी चीज़। कहने का कुल मतलब इतना था, जो हमने रेशनल नंबर माना था उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए था, बट हमारे पास कॉमन फैक्टर 2 भी आ गया। वो कैसे आया वो मैंने आपको आगे प्रोसेस बताया था। कॉमन फैक्टर 2 आ गया, इसका मतलब जो हमने अजम्पशन किया था वो गलत हो गया। जब हमारा अजम्पशन गलत हो गया तो जो इसका अपोजिट होगा वो सही हो जाएगा। हमारा अजम्पशन था कि ये एक रेशनल नंबर है, बट ये तो गलत हो गया, तो इसका मतलब इसका अपोजिट में कौन खड़ा था, इरेशनल नंबर, तो वो सही हो गया, है ना। खत्म हो गई इतनी बात। अब चलते हैं आगे, हमारे पास देखेंगे और कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको प्रूफ करनी आ गई, ये आना चाहिए, ठीक है, ये ना आपको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि प्रूफ करो कि ये जो नंबर दिया हुआ है आपका इरेशनल नंबर है। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस आपको अप्लाई करना है और वहाँ पर प्रूफ कर देना है।
देखो फ्रेंड्स, आगे हमारी बुक में और भी कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स के ऊपर आपको जरा हम बता देते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर क्या है, आप उसको देख सकते हो पेज नंबर 24 पर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बोली गई है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ रेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी एक रेशनल नंबर ले लो, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया रेशनल नंबर, ठीक है, सॉरी रेशनल बोला है ना, तो आप रेशनल नंबर ले लो, मैंने ले लिया 3, ठीक है, रेशनल नंबर ले लो और इसके साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी कर सकते हो विद द इरेशनल नंबर। तो आप चाहे एडिशन कर लो और चाहे किसी रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कर लो, किसके साथ, इरेशनल के साथ। तो इरेशनल हमारा √2, √3 यही सब होते थे। तो जो नंबर बनकर तैयार हुआ है, क्या नंबर तैयार हुआ है, ये वाला जो नंबर बनकर तैयार हुआ है ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। याद रहेगा, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी रेशनल नंबर में आप किसी भी इरेशनल नंबर को प्लस करो या माइनस करो तो आपका जो नंबर बनकर तैयार होता है वो दोनों ही इरेशनल नंबर बनकर तैयार होते हैं। ये आपकी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी ने समझाया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के ऊपर। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विद इरेशनल नंबर इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। आप किसी भी नॉन जीरो का, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी नॉन जीरो का रेशनल नंबर ले लो और इरेशनल के साथ में आप मल्टीप्लाई करा दो तो जो नंबर बनकर तैयार होता है वो नंबर क्या होते हैं, दोनों के दोनों ही इरेशनल नंबर होते हैं। तो समझ में आ गई इतनी बात, इरेशनल नंबर बनेगा। तो रेशनल और इरेशनल कब बनते हैं, जब आप प्लस कर लो या माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो तो आपका इरेशनल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर थर्ड वाली प्रॉपर्टी में उन्होंने कहा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, मतलब सब कुछ, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ टू इरेशनल नंबर्स कैन बी आइदर अ रेशनल और इरेशनल। मतलब अगर आप प्लस करते हो, माइनस करते हो और डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, किसके बीच में, किसी टू इरेशनल नंबर के बीच में, तो वो जो नंबर होगा इरेशनल नंबर के बीच में अगर आप इसमें से कोई भी ऑपरेशन लगाते हो वो या तो आपका रेशनल बन सकता है और या तो इरेशनल बन सकता है, कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता, डिपेंड करेगा कि आप कर क्या रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, अगर वो सेम है तो आंसर आपका रेशनल नंबर आता है। इसमें वही चीज़ समझाइए, आप कोई ऑपरेशन लगाओ, जैसे मैंने मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाया, मैंने इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर ले लिए, उनका मल्टीप्लाई किया तो देखा आंसर 2 आ रहा है और 2 तो हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर इसी जगह मैं √2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता, समझ रहे हो, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई कर देता तो आंसर आता 3√2। और ये चीज़ तो अभी आपको समझाई गई थी कि जो भी आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। प्लस माइनस वाला हम लोग करके देख ही चुके हैं। तो ये सब चीज़ें ना डिपेंड करती हैं आंसर पर कि आंसर क्या आ रहा है। अगर उसमें स्क्वायर रूट की वैल्यू आ रही है, सर्ड्स आ रहे हैं, तो आप समझ जाना कि वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं और आगे हमारे पास और क्या क्या समझाना बाकी है, ज़रा उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ए एंड बी रिमेंबरिंग पॉइंट है, लर्निंग पॉइंट है, ठीक है, आप समझ लो ज़रा। If A and B are two real numbers, then only one of the relation holds good, that is A minus B, A greater than B and A less than B। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने कहा अगर A और B क्या है, दो रियल नंबर हैं आपके, कोई भी रियल नंबर ले लो, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, तो उनके बीच में ना सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही आप रिलेशन लगा सकते हो, या तो इक्वल टू का, या फिर वो ग्रेटर देन का हो सकता है, या फिर आप लेस देन का ऑपरेशन लगा सकते हो। ओके, चलो आ जाओ देखते हैं। जैसे कि आपने मान लो 5 और 6 लिया, ठीक है, अलग अलग नंबर ले लिए 5,6, तो आप कह सकते हो कि 5 इज लेस देन 6, या आप लिख सकते हो 6 इज ग्रेटर देन 5,
ठीक है, कोई एक ही ऑपरेशन एक टाइम में आप लगा पाओगे, इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरे वाले में इन्होंने ये कह दिया कि अगर आपके पास a लेस देन b एंड b लेस देन c है, सोचो जरा, a लेस देन b एंड b लेस देन c है, ठीक है, तो देन a इज आल्सो लेस देन c। अरे भाई ये बात तो वही हो गई ना कि अगर ये वाला a हुआ और ये वाला b हुआ और ये वाला c हुआ तो a जो है b से छोटा है, b वाला c से छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि a वाला भी तो c से छोटा ही होगा, a वाला तो c से छोटा ही होगा कि नहीं होगा। तो ये तो यहीं से हमको पकड़ में आ जाता है ना। अगर राम श्याम से छोटा है, श्याम घनश्याम से छोटा है, तो जो राम था वो सीधा सीधा घनश्याम से छोटा रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि अगर a जो है वो लेस देन b है और c जो है वो ग्रेटर देन, एक मिनट देना, हाँ, ग्रेटर देन 0 है, c जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, देन उस कंडीशन में आप ये लिख सकते हो कि a का c से मल्टीप्लाई कर दो और b का c से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा ना वो हमारा इस टाइप से आएगा। एक एग्जांपल बताएं, एक एग्जांपल ऐसे समझो, अगर a जो है छोटा है मतलब 3 है और b को आपने 5 ले लिया, ठीक है, और कोई तीसरा नंबर c है आपका, जैसे 2 ले लिया, 2 जो है 0 से क्या है, ग्रेटर है, तो अगर इन दोनों का हम लोग a में और b में मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो कुछ ऐसे आएगा, ac जो होगा ये a था ना और ये b था, तो a में ये c है तो c में मल्टीप्लाई करा तो ये 6 आ गया, 2 5 10 आ गया, तो आपका ये हो गया ac और ये हो गया bc। तो ये ऑलवेज क्या होंगे, AC ऑलवेज ग्रेटर लेस देन टू BC। ओके फ्रेंड्स, तो ये कुछ रिमेंबर पॉइंट थे, आपको ये याद रखने हैं, इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको मैथमेटिकली सॉल्व करके सीख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आ जाओ, अब जो हमारा काम की चीज़ है हम लोग उस पर चलते हैं। आई थिंक आपकी प्रैक्टिस सेट आ चुकी है, पूरी थ्योरी खत्म हो चुकी है, अब थ्योरी को ख़त्म करते हुए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रैक्टिस सेट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो स्टूडेंट्स, अब आपको जो है एक्सरसाइज के आगे चलेंगे हम लोग। एक्सरसाइज हमारी आ चुकी है, एक्सरसाइज हमारे पास है 2.2, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमारे पास उसमें क्या क्या दिया हुआ है। इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहा है कि आपको जो है प्रूफ करके दिखाना है कि 4√2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रूफ करने का तरीका सेम टू सेम वैसे ही रहेगा जैसे यहाँ पर दिया है 4√2। ठीक, तो 4√2 को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, तो आप सबसे पहले क्या कर लो, लेट अस अज्यूम कर लो, हम लोग क्या लेट करने जा रहे हैं, अज्यूम 4√2 इज अ इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर हमें लेट करना है, हम लोग खुद को गलत प्रूफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, जस्ट अपोजिट वाला, है ना। अज्यूम कर लिया कि ये 4/4√2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, एंड P/Q इज रेशनल नंबर। P/Q क्या है, एक रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक्चुअली में इसी को तो कहते हैं जिसमें एक P और एक Q हो। P/Q इज अ रेशनल नंबर वेयर P और Q, ठीक है, P और Q क्या है, एक इंटीजर है, P एंड Q आर इंटीजर्स, ओके। और ये भी तो आपको पता है जो P और Q है वो हमारे क्या हैं, इंटीजर है, और Q जो है डज नॉट बिलोंग्स टू 0, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा ये बताओ, अगर ये भी रेशनल है ये भी रेशनल है तो आप लिख सकते हो ना P/Q इज इक्वल टू 4√2, लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, अब जरा यहाँ पे सोचो कि 4 को डिवाइड में अगर ले आओ तो 4/4Q, सॉरी P/4Q इज इक्वल टू √2 हो गया कि नहीं हो गया, आप मुझे बताओ। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो हम लोग पहले से जानते हैं कि ये √2 क्या है, इरेशनल नंबर, अभी हम लोग प्रूफ करके आए थे, है ना। अगर हम लोग यहाँ ये प्रूफ करने बैठे कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो इस कहानी को किनारे करना पड़ेगा, और पहले हम लोग वो जो अभी लगा के आए थे ना थोड़ी देर पहले कहानी, उस कहानी को हम लोग यहाँ प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है ना। बट हम इतना नहीं करेंगे, हम यहाँ सीधा लिखेंगे कि हियर
P, Q एंड 4 ये जो नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स क्या हैं? P जो है एक इंटीजर हमने कहा था, Q जो है एक इंटीजर है, और 4 जो आपका यहां से आया है, 4 क्या है? 4 भी तो इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप लिख सकते हो P, Q एंड 4 आर इंटीजर्स। ठीक है, अगर ये इंटीजर्स हैं सो P अपॉन 4Q, ठीक है। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर जो होता था, जैसे इंटीजर अपॉन इंटीजर जो होता था वो रेशनल नंबर होता था, इसी तरह ये भी इंटीजर और ये भी इंटीजर है। 4P अपॉन 4Q इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है स्टूडेंट्स, तो √2 भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। सोचो, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2, हैंस स्क्वायर रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। हैंस बोला है, हैंस मतलब इस प्रकार से। किस प्रकार से? इस प्रकार से कि P अपॉन 4Q अगर रेशनल नंबर है तो स्क्वायर रूट 2 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। बट क्या ये हमने सही बोला? क्या स्क्वायर रूट 2 रेशनल नंबर होता है? नहीं होता ना। तो ये अजम्पशन जो है गलत हो गया। ये कॉन्ट्राडिक्शनरी क्यों आई हमारे पास? जो नहीं होता है वो चीज प्रूफ हो रही है। जैसे √2 जो है इरेशनल नंबर है, बट हमारे पास प्रूफ हो रहा है कि ये रेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शनरी तो है, एक असमंजस ही तो है जो हमें यहाँ पर फंसा रहा है। तो ये क्यों फंसा रहा है? क्योंकि हमने जो अज्यूम किया था स्टार्टिंग में वो गलत अज्यूम कर लिया था। हमने अज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है, बट लास्ट में ये पता चल रहा है कि जो स्क्वायर रूट 2 है वो रेशनल नंबर है। तो ये तो गलत प्रूफ हो रहा है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो हम लोग यहां क्या कहेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शनरी अराइजन, या फिर आप लिख सकते हो अपेयर, ठीक है, अपेयर वर्ड भी यूज कर सकते हो। अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे गलत अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शनरी आई है। ठीक है, अवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारा क्या रॉन्ग अजम्पशन था? अवर रॉन्ग अजम्पशन 4√2 इज अ रेशनल नंबर एंड नाउ वी कैन से दैट 4√2 is a rational number। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग ये कह सकते हैं ये जो आपका आया था अजम्पशन आया था, ये क्या था? रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आया था। इसलिए अब हम लोग कह सकते हैं नाउ वी कैन से दैट 4√2 इज अ इरेशनल नंबर। गलत लिखा है, इरेशनल नंबर होगा बेटा, ठीक है, यहां पे सही कर दो, इरेशनल नंबर। ओके, तो ये जो था पूरा प्रूफ था, इसी तरह से आपको प्रूफ करना है। मैं एक बार और हाई रिपीट कर देता हूं कि यहां पर आपने एक अजम्पशन किया 4√2 इज अ रेशनल नंबर, जबकि आपको प्रूफ करना था कि ये इरेशनल है। तो हम लोग उल्टा चलेंगे कि हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि ये रेशनल नंबर है। अगर रेशनल है तो रेशनल होगा तो P अपॉन Q के फॉर्म में होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे दिखा दिया कि जो P अपॉन Q है वो भी रेशनल नंबर है। वेयर, ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q बिलोंग्स टू I, ठीक है, और Q आर नॉट इक्वल टू 0। हमारा Q जो होना चाहिए वो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये भी हमारे पास क्या है? रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो हमारा दोनों इक्वल हो सकता है। फिर हमने क्या किया? एक इरेशनल वाले वर्ड को अलग रख लिया और बाकी चीज़ों को एक तरफ ले लिया। इससे हमें यहीं से प्रूफ हो जाता है कि ये इरेशनल है और ये क्या है? रेशनल है। तो देखो ये गलत आ रहा है ना, इरेशनल रेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है? इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत हो चुका है। यहीं से कहानी समझ में आने लगती है कि एक तरफ इरेशनल लिखा है और एक तरफ रेशनल लिखा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलत हो गया। तो क्या गलत हुआ? हमारा अजम्पशन गलत हुआ, क्वेश्चन नहीं गलत हुआ। तो हमने जो अजम्पशन लिया था रेशनल नंबर का, इसका मतलब ये गलत हो चुका है। तो इसके अपोजिट में कौन खड़ा था? इरेशनल, वो सही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन समझ में। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और सेशन को लाइक करो बेटा, लाइक करो ताकि आपको पता चले कि हाँ आपने कुछ सीखा है। ठीक है फ्रेंड्स,
चलो आ जाओ, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्रैक्टिस सेट 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी रीड कर लो। इस बार आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर में कि आपके पास कुछ बोला वही चीज़ है कि इरेशनल प्रूफ करो, बट कुछ अजीब तरीके से लिख के दे दिया। इस बार ना इन्होंने मल्टीप्लीकेशन का नहीं लिया है, जहाँ तक मैंने देखा था इसमें इस बार इन लोगों ने लिया है प्लस में। 3√5 को लेना है प्लस, ठीक है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है 3 + √5 को आपको प्रूफ करके देना है कि ये जो है आपका इरेशनल नंबर है। वो तो हम लोग जानते हैं, अभी अभी हम लोग कुछ पॉइंट्स भी पढ़कर आए थे कि अगर एक रेशनल नंबर हो एक इरेशनल नंबर हो तो जो मिलकर बनता है पूरा नंबर वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है ना। तो इसको आपको इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले हमको क्या करेंगे, लेट अस अजम्पशन या अज्यूम लिख लो सीधा, अज्यूम 3 + √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है सो P/Q इज अ रेशनल नंबर वेयर P and Q belongs to I and Q does not equal to 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आप मुझे ये बताओ अगर ये दोनों ही रेशनल हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं P/Q इज इक्वल टू 3 + √5 लिख सकते हो। 3 को इधर ले आओ तो आप लिख सकते हो P/Q - 3 इज इक्वल टू √5। ये लो, यहीं पर कहानी समझ में आने लगी। क्या कहानी समझ में आई, चलो बताओ मुझे। तो आप देख रहे होगे यहाँ पर रेशनल है, ये भी रेशनल नंबर है, तो रेशनल वाली पार्टी एक तरफ हो गई, इरेशनल वाली पार्टी एक तरफ हो गई, और दोनों इक्वल में लिखे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल हो जाए? नहीं ना, इसका मतलब ये गलत आ रहा है कहीं ना कहीं। क्यों गलत आ रहा है? क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत है। यही तो हर बार करते आए हैं, हमारा अजम्पशन गलत है। हमने अजम्पशन किया था रेशनल नंबर का, इसका मतलब ये गलत है, तो ये कौन सा होगा, इरेशनल होगा, है ना। फिर से वही पूरी बात लिख दो, दिस कॉन्ट्राडिक्शनरी इज अराइजन बाय द अवर रॉन्ग अजम्पशन। हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शनरी आई है, इसलिए क्या होगा कि ये जो नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं ऐसे, हेयर P, Q and 3 is rational numbers, okay, and hence √5 is also a rational number। ध्यान से पढ़ना, मैंने लिखा क्या है, P, Q and 3 इज अ रेशनल नंबर एंड हेंस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से, ठीक है, किस प्रकार से कि अगर ये रेशनल नंबर है तो इस प्रकार से √5 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। बट √5 इज अ इरेशनल नंबर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो √5 है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो ये जो आप देख रहे हो, एक जगह रेशनल नंबर आ रहा है, एक जगह इरेशनल नंबर आ रहा है, तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शनरी आ गई ना। तो आप यहाँ पर आप बता सकते हो अपनी पूरी बात को, ये कॉन्ट्राडिक्शनरी क्यों आई है। दिस कॉन्ट्राडिक्शनरी अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption and now we can say that, हम लोग अब कह सकते हैं कि 3 + √5 is a rational number। इरेशनल नंबर, फिर गलती कर रहे हैं बेटा, इरेशनल नंबर आपको बताना है, इरेशनल नंबर, खत्म हो गई बात।
तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस है इस क्वेश्चन को करने का। हर बार आपको यही करना है, चाहे ऐसे क्वेश्चन आए चाहे मल्टीप्लिकेटिव आए, आपको एक तरफ इरेशनल वाले नंबर को रख लेना है, बाकी सब नंबर को दूसरी तरफ लेकर जाना है ताकि इरेशनल और रेशनल अलग अलग हो जाए। जैसे ही आप रखोगे तो वो इक्वल हो नहीं सकते, बट यहाँ दिख रहा है कि इक्वल है, तो गलत बात है ना। इस तरह से आप बता सकते हो कि ये जो गलती आ रही है वो हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से आ रही है। चलो आ जाओ, अब चलते हैं आगे, हमारे पास और क्या क्या दिया हुआ है जरा उसको समझ लो। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या समझाया गया है जरा उसको आप रीड कर लो, बुक होगी ना आपके पास, चलो रीड करो उसको, देखो। तो इन्होंने ये कहा, एक मिनट देना मुझे, इन्होंने ये कहा बेटा एक मिनट, ये बुक थोड़ा मोबाइल में है ना तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ये मोबाइल साफ साफ हो नहीं पाता इस पर। हाँ तो इन्होंने ये कहा बेटा कि √5 और √10 को ना एक नंबर लाइन पर डिनोट करो। आ गए ना उसी जगह पर जहाँ से हमने कहा था कि आपको कौन कौन से नंबर आपको नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो। तो देखो ये एक नंबर लाइन है, आप जरा सोच के देखना है ना, सोचना मेरे साथ साथ। एक्चुअली में यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था। आपको डिनोट क्या क्या करना है उसके ऊपर जरा ध्यान दो। √5 और √10, ये क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है बेटा। √5 और √10 आपको प्रूफ करना है। तो मैंने कहा था अगर √5 करना हो तो आप क्या करोगे, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू p² प्लस बेस स्क्वायर होता है। p को तो हमने कंफर्म करा दिया था 1, बेस को आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो 5 अगर बनाना है तो 4 आना चाहिए। 1 तो इसका आएगा, 4 यहाँ आएगा, 4 कब आएगा तो बेस आपको कितना लेना पड़ेगा 2, तो ये हो जाएगा 1 + 4 मतलब 5। तो हाइपोटेनियस हमारा कितना आ गया √5। यही को सॉल्व होगा। तो आप कह सकते हो, ये देखो ऐसे ही करना है आपको, ये सोचने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही है बेटा कि परपेंडिकुलर फिक्स कर दिया, ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि यहाँ 4 आ जाए, तो 2 रखा तो 4 आ गया क्योंकि स्क्वायर भी करना है ना। तो यहाँ पर हमारा 4 आ गया और ऐड करते ही 5 आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी इसका आगे और समझ लो। तो यहाँ पे देखो आके जैसे ही आपका यहाँ 5 आया, अब आप लोग समझ गए होंगे कि जो परपेंडिकुलर होना चाहिए था वो 1 होना चाहिए था, बेस हमारा 2 होना चाहिए था। आप ये बेस ले लो यहाँ से यहाँ तक, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो 1। ठीक है, आप कहोगे सर OAB, आपने जैसे ही हाइपोटेनियस फाइंड किया ये आ गया √5। समझ रहे हो, प्रोसेस समझो पूरा। ठीक, तो ये 1, हाँ यहाँ से यहाँ तक 2 डिस्टेंस थी, ये 1 हो गई थी, आप इसको करोगे √5 आएगा। जैसे ही आप इसको कट करोगे, यहाँ पर एक कंपास रखोगे, जैसे ही आप इसको कट करोगे कुछ इस तरह से आएगा, ये कट होगा तो ये आपका √5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब आगे आपको समझाएंगे कि √10 कैसे निकाला जाएगा, है ना। तो √10 निकालने के लिए आपको पता होगा कि बेस आप चेंज कर सकते हो कितना, 3 तक। 3 चेंज करोगे तो 3 को चेंज करने से आएगा 9, और 9 आएगा तो आपका बन जाएगा 10, और 10 आपका आंसर आ जाएगा √10, है ना। तो बेस कितना ले सकते हो आप, आप 3 ले सकते हो। बेस कितना, 3 ले सकते हो। तो देखो बेस हमारे पास यहाँ 3 वाला हो गया। तो अब आप यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ये मैंने A पॉइंट दे दिया, इसको पूरा गायब कर देना। चलो मैं ही गायब कर देता हूँ, आपको समझा देता हूँ क्लियरली। देखो अब मैंने कहा यहाँ पर कि आपको बेस ले लेना है एक 0 से 3 तक। ये आपने ले लिया क्योंकि हमें बेस 3 रखना था, तभी हम आपका आंसर आ पाएगा। परपेंडिकुलर फिक्स ही रखा जाता है, 1 रखा जाता है। ये हो गया B, यहाँ पर आ गया A। इसको आप ऐसे करोगे हाइपोटेनियस के साथ में, तो आप देखोगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा और इसका हो जाएगा 1, तो आपका आ जाएगा आंसर 10। मीन्स इसका आंसर आ रहा होगा 10। और जैसे ही आप कंपास रखकर यहाँ से कर्व लगाओगे, ये जहाँ पर भी कट करेगा वही पॉइंट हो जाएगा √10। खत्म होगी कहानी। यही चीज़ आपको करनी है, और इसमें कुछ सॉल्यूशन नहीं है बेटा, इसमें यही समझाना है। मैंने आपको समझाने का काम कर दिया है, आप इसको पूरा करके देखना कि कैसे हो रहा है। ठीक है बेटा, चलो अब आ जाते हैं आगे। हमारे पास और कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं जरा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। हाँ, अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया है। मतलब आपको ना जैसे बोला है कि 3 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर आएंगे, तो सर आप कहोगे सर बहुत सारे आ सकते हैं। 3 से आगे आएगा 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 इस तरह आएगा। फिर आप कह सकते हो कि सर 5 से पहले आ सकता है 4.8, 4.9, 4.6, 4.7।
सबको पता है ना, पॉइंट पॉइंट में भी आंसर लाया जा सकता है। तो बस वही काम आपको यहाँ पे कर लेना है। जैसे इन्होंने ये बोला कि इनके बीच में 3 3 रेशनल नंबर निकालो, तो देखो किसके किसके बीच में 3 3 रेशनल नंबर निकालने हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है 0.3 एंड -0.5 के बीच में, 5.2 एंड 5.3 के बीच में आपको निकालना है। फिर उसके बाद में -2.3 एंड -2.33 के बीच में निकालना है। फिर -4.5 -4.6 के बीच में निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। आ जाओ बेटा, आ जाओ, शुरू करते हैं। यहाँ देखो 0.3 है, 0.5 है, एक है पॉजिटिव वैल्यू, एक है निगेटिव वैल्यू। तो आप जब नंबर लाइन पर कॉन्सेंट्रेट करो, ये होता था 0, यहाँ आता था 1, यहाँ पर आता था 1, ये होता था 2, यहाँ पर आता था -1। तो ये 0.3 है, मतलब आप यहाँ से स्टार्ट गए होंगे, 1 2 3 यहाँ पर होंगे कहीं, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आया होगा। तो ये 0.234 फिर 1 तक आ जाएगा। तो इतना सब समझाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। 0.3 के जब पीछे जाना है आपको, क्योंकि निगेटिव तक जाना है, यहाँ से आपको इस तरफ बढ़ना है, तो आप लिख सकते हो 0.2, फिर आपका 0 भी तो एक नंबर होता है, फिर उसके बाद में आप लिख सकते हो 0.1 माइनस में, क्योंकि हम लोग 5 तक माइनस में जा सकते हैं, 0.-5 तक। उसके बाद इसमें अगर आप आते हो 5.2 से 5.3 के बीच में, तो आप लिख सकते हो, देखो एक्चुअली में ये जो 5.2 लिखा है ना, वो 5.2 नहीं है, 5.20 है, और जो 5.30 लिखा है तो वो 5.3 नहीं 5.30 है ना। तो 20 और 30 के बीच में क्या क्या आता है, 5.21, 5.22, 5.23, 5.24, 25, इस तरह से आप 10 नंबर को लिख सकते हो, बट हमें 3 ही लिखने हैं, हमने 3 लिख दिया है। फिर आप देखोगे यहाँ पे -233 लिखा है, आप इसको भी समझ लो जरा। ये लिखा है -2.3 एंड 0 लगा दो, 30 हो गया, और ये लिखा है -233। तो 30 और 33 के बीच में कौन कौन आता है, तो आप लिखोगे सर -2.31, -2.32, ठीक है, और -2.33, ठीक है बेटा। तो ये हमने यहाँ तक कर लिया। अच्छा, यहाँ पे 33 आ गया, ये बीच में नहीं आया, बीच में नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, अब जरा यहाँ पर आप एक 0 बढ़ा लो, यहाँ पर भी एक 0 बढ़ा लो। अब इसको ना कुछ इस तरह से लिखना शुरू करो। अब देखो इसको इस तरह से आप लिख सकते हो। अब इसके अंदर बीच में ना 30 डिजिट आ गए, 30 डिजिट। देखो -2.301 कर सकते हैं, -2.305 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते थे, 302, 303, मेरा मन है मैंने 5 ले लिया। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो -2.310 भी कर सकते हैं, है ना। देखो इसके बीच में इतने सारे मिलेंगे, अभी 2.315 भी मिल सकता है, 320 भी मिल सकता है, बहुत सारे नंबर अभी मिलेंगे, तो वो हमारा ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 4.5 के बीच और 4.6 के बीच में, तो 4.50 और 4.60 के बीच में 10 डिजिट्स आपको मिल सकती हैं, आपको कोई 3 लेनी है, तो -4.51, -4.52, -4.53, ये मैंने आपको बना दिए आंसर यहाँ पर। बताओ बेटा, क्लियर है स्टूडेंट्स? आज का सेशन में आपको मजा आई होगी, मुझे इतनी उम्मीद है, ठीक है। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, जरूर से जरूर इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन के अंदर। जितने भी बच्चे यहाँ पर नए आए थे वो सब लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इसके आगे वाला जो सेशन है वो आपको मिल सके जल्दी ही, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।